कहते हैं कि किसी की ज़रूरत के समय आपने उसका साथ छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको प्यार करना बंद कर दिया। आपने तो उसको प्यार कभी किया ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 25 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पर स्टूडेंट सुसाइड के केसेस इंडिया में उससे जुड़ी कुछ मामले सामने आए हैं, जो लोकसभा में उत्तर दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली करंट अफ़ेयर को। तो जुलाई 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई दिया है। इस रिप्लाई में उन्होंने बताया कि 2022 में इंडिया में जितने टोटल सुसाइड हुए, उनमें से 7.6% स्टूडेंट के थे। ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के रिपोर्ट एडीएसआई 2022 यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया से लिया गया है। अब आपको एनसीआरबी के बारे में यही बता दूँ कि एनसीआरबी का फॉर्मेशन 11 मार्च 1986 को हुआ था। वहीं इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्पोर्टेंट है, अब इनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका नाम है आलोक रंजन, याद रखिएगा आलोक रंजन साहब डीजी यहाँ के हेड हैं एनसीआरबी के। तो एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक रंजन नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। तो इतनी सारी बातें एनसीआरबी से थी। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट जो डेटा है आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। मैं आपको बता दूँ कि 2020 में 1.53 लाख टोटल सुसाइड हुआ है इंडिया में। वहीं उसमें जो स्टूडेंट का सुसाइड है वो 12,500 से ज़्यादा है, यानी टोटल का देखें तो 8.2% है। वहीं अगर 2022 की मैं देखूँ तो 1.71 लाख सुसाइड है इंडिया में टोटल, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या 13,000 से अधिक है, जो 7.6% है। अब आपको बता देते हैं कि कॉमन रीज़न क्या है स्टूडेंट के सुसाइड्स का, तो उसमें ये सामने आ रहा है कि एकेडमिक प्रेशर यानी कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस, फेल्योर का डर, पैरेंटल प्रेशर यानी मार्क्स ले आओ, करियर चॉइस, कंपैरिज़न दूसरे के साथ। वहीं अगर कई स्टूडेंट अकेला फ़ील करते हैं, उनके पास अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कोई नहीं होता, यानी कि इमोशनल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा है। सोसाइटी और फैमिली की तरफ से हाई एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ हॉस्टल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलिंग, रैगिंग और आइसोलेशन जैसी समस्याएँ देखी जा रही हैं। डिप्रेशन, एंग्जायटी, लो सेल्फ एस्टीम जैसे मेंटल इलनेस बढ़ रहे हैं। वहीं फीस, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, पोस्ट स्टडी एजुकेशन लोन, ये सारे के सारे फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ रहे हैं। अब सरकार ने जवाब दिया है कि उन्होंने क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपना बड़ाई करते हुए कहा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा मनोदर्पण इनिशिएटिव लिया गया है, जो 2020 से स्टार्ट हुआ था। स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पलाइन, वेबिनार, साइकोलॉजिस्ट के सेशंस, अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। आप सोच सकते हैं, कितने लोग और कितने स्टूडेंट फ़ोन करते होंगे, मुझे तो नहीं पता है। फ़ोकस करना है इमोशनल वेल-बीइंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। वहीं दूसरा इन्होंने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है, 767 डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज, स्कूल, कॉलेज में लाइफ स्किल ट्रेनिंग चल रहा है। वहीं स्कूल में मेंटल हेल्थ सेशन लिया जाता है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल का फर्स्ट एड दिया जाता है। अब तीसरा बात इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस क्या बताती है कि कॉलेज को बोला गया है कि स्टूडेंट वेलफेयर सेल बनाया जाए, पीयर मॉनिटरिंग और काउंसलिंग सर्विसेज इंश्योर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को करिकुलम और ओरिएंटेशन का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी है। अब टीचर्स के लिए क्या किया गया है, तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी में वर्कशॉप कंडक्ट की गई। किसके अंडर, तो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब अलर्ट हो गया है। 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आईआईटीज़ और अदर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट सुसाइड के केसेस पर कंसर्न दिखाया है। उन्होंने ये लाइन भी कहा कि समथिंग इज़ रॉन्ग ऑन कैंपसेस, यानी कैंपसेस में कुछ तो गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट देने को कहा और सिस्टमैटिक रिपोर्ट की रिफॉर्म की भी माँग की है। तो अब अगर आखिरी लाइनों में कहूँ तो स्टूडेंट सुसाइड एक सीरियस मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है इंडिया में, और साथ ही साथ सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट या एग्ज़ाम पे फ़ोकस करने से सॉल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं। और अब अगर नीड ऑफ द आवर की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेज़िलियंस पे काम करना ज़रूरी है। एक्सेसिबल और स्टिग्मा फ्री काउंसलिंग भी अवेलेबल कराना ज़रूरी होगा। पेरेंट्स और टीचर को भी मेंटल हेल्थ लिटरेसी देना पड़ेगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकसभा डेटा प्रेज़ेंट किया गया है। अब आइए उससे संबंधित कौन-सा सही या गलत है। तो स्टूडेंट सुसाइड अकाउंटेड फॉर एप्रोक्सिमेटली 7.6% ऑफ ऑल सुसाइड केसेज़ इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है 2022 में।
यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। दूसरा जो है द डेटा वाज़ सोर्स्ड फ्रॉम द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया एडीएसआई रिपोर्ट 2022 जो पब्लिश किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट सुसाइड जो रिसेंट ईयर में देखा गया है वो 2022 में सबसे ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप तो 8.2% 2020 में दिख रहा है, यानी ये गलत हो गया। और मनोदर्पण, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यूजीसी गाइडलाइंस, ये सभी के सभी हैं। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। अब आइए देखते हैं इंडिया यूके ने साइन किया है ट्रेड डील। अब ये क्या है पूरी डिटेल में समझते हैं। तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उसका विजन 2035 न्यूज़ में है। आइए जानते हैं क्या हुआ है। तो जुलाई यानी कि अभी 2025 में जुलाई 2025 में इंडिया और यूके ने एक एफटीए साइन किया है। साथ ही एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क इंडिया यूके विजन 2035 भी लॉन्च किया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड पर लगने वाले टैक्सेस या फिर टैरिफ्स की बात करें, तो रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स को कम या हटा दिया जाता है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाए। इसी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इंडिया यूके एफटीए के जो की हाइलाइट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा इंडिया के लिए। तो यूके ने एग्री किया है कि इंडिया के 99% एक्सपोर्ट पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। इसमें अगर मेजर सेक्टर्स की बात करें तो टेक्सटाइल और गारमेंट की बात की जा रही है, फार्मास्यूटिकल्स की बात की जा रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की जा रही है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग गुड्स की भी बात की जा रही है। अब यूके प्रोडक्ट पर टैरिफ रिडक्शन क्या हुआ है ये भी जान लेते हैं। तो यूके से आने वाले स्कॉच व्हिस्की और कार पर जो पहले 150% से ज़्यादा ड्यूटी थी, उसे अगले 10 सालों में ग्रेजुअली यानी धीरे-धीरे कम किया जाएगा, 40% तक कम किया जाएगा। वहीं अगर इंडिया प्रोफेशनल्स जो यूके में शॉर्ट टर्म यानी 3 साल तक के लिए जाते हैं, उन्हें अब यूके का सोशल सिक्योरिटी टैक्स जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा। अब इससे इंडियन वर्कर्स का पैसा बचेगा। अब अगर इंडिया यूके विजन 2035 की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें दोनों देश लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में काम करेंगे सभी सेक्टर्स के अक्रॉस। अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी या फिर किस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी में। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। और आर-एन-डी होगा और कॉपरेशन होगा और मिलिट्री कॉपरेशन होगा डिफेंस के क्षेत्र में। अब एजुकेशन और स्किल में देखें तो इंडिया स्टूडेंट के लिए बेटर मोबिलिटी होगा, साथ ही साथ स्किल एक्सचेंज और टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डेवलप किए जाएँगे। तो इंडिया के लिए फ़ायदा तो काफ़ी है, जैसे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, यानी लोकल प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में जाएगा अब। और साथ ही साथ टेक्सटाइल, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग सेंटर से डायरेक्ट फार्मर और एमएसएमई को फ़ायदा मिलेगा। अगर स्किल्ड लेबर माइग्रेशन और एजुकेशन एक्सचेंज भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीपेन होंगी, डिफेंस से लेके डिजिटल टेक तक। तो ये एफटीए काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, आपको बता दें 2021 में ये शुरू हुआ था। अब यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलके इस डील को फाइनल शेप दिया है। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया इस डील से संबंधित सारी बातें। अब आप जान लीजिए यूके के बारे में। तो कई बार मैंने आपको याद करा रखा है। तो यूके जो है 4 राज्यों से मिलके बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड्स। काफ़ी न्यूज़ में था, अभी आपको बता दूँ मैं, इस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी। अब याद रखिएगा इसकी कैपिटल लंदन है, वहीं यहाँ के किंग हैं चार्ल्स 3 और प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये थी इतनी बातें इस करंट अफेयर से संबंधित। अब आइए देख लीजिए क्वेश्चंस को। तो पहला जो पॉइंट है कहता है कि जो एफटीए है वो 99% तक इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देगा, बिल्कुल सही, ये मैंने बताया है। अब अंडर द डील द यूके विल इमीडिएटली एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स ऑन स्कॉच विस्की नहीं, ग्रेजुअली कम होगा, तो ये इस सवाल का गलत उत्तर हो जाएगा। जो एग्रीमेंट है वो इंक्लूड करेगा सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन जो एग्जेम्प्ट करेगा शॉर्ट टर्म इंडियन वर्कर्स को यूके में। बिल्कुल मैंने बताया नेशनल इंश्योरेंस अब उनको जो 3 साल तक देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। 2035 विजन फ्रेमवर्क एक्सपैंड करेगा इंडिया यूके के कॉपरेशन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी डिफेंस में, क्लीन एनर्जी और एजुकेशन में, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि 134 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एसबीआई जो है वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक बन गया है 2025। और ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगज़ीन के द्वारा, आप इसका नाम याद रखिएगा। अब हुआ क्या है कि अब अवार्ड मिलेगा एसबीआई को और ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पर होने वाला है? तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि सेरेमनी वाशिंगटन डीसी में होगा। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और ये अवार्ड किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा? तो वो लेने कौन जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है जो एसबीआई के चेयरमैन होंगे। तो अब इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो एसबीआई के चेयरमैन का नाम है सीएस शेट्टी, ठीक है? शेट्टी साहब अब जाएँगे इस अवार्ड को लेने के लिए। अब आइए देखते हैं केरला क्यों न्यूज़ में है। आर्ट एंड कल्चर से ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो जान लेते हैं इस करंट अफेयर के बारे में। तो केरला में हर साल
करकी दाका मास यानी आखिरी मलयालम महीने में अमावस्या के दिन प्यार से याद किए गए अपने पूर्वजों के लिए किए जाने वाले सत्कार रिचुअल का नाम है कार्की दाका वावू बाली या फिर बाली थरपनम, याद रखिएगा। और अमावस्या का मतलब होता है जिस दिन चाँद नहीं होता। अब यह रिचुअल प्रमुख रूप से केरला में अमावस्या पर नदी, समुद्र तट, घाट और टेम्पल ग्राउंड पर सनराइज़ से प्रारंभ होकर दोपहर तक चलता है। इसका उद्देश्य है पितृ यानी कि पूर्वजों की आत्माओं को आत्मिक शांति प्रदान करना है और साथ-साथ परिवार की समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है। अब केरल न्यूज़ में हैं, तो केरला के बारे में जान लीजिए। तो केरला के सीएम का नाम मैंने कई बार आपको याद करा रखा है। इनका नाम है पिनाराई विजयन। वहीं अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूँ, तो उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। और अगर इसकी कैपिटल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम है। वहीं केरला जो है मलाबार कोस्ट पर स्थित है। यहाँ पर नेशनल पार्क एराविकुलम और पेरियार का नाम याद रखना है, साथ ही साथ वायनाड का भी नाम आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला करंट अफ़ेयर। तो अगला करंट अफ़ेयर संबंधित है इंडियन कोस्ट गार्ड से। तो इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो समुद्र प्रचेत है, याद रखना है अब इसका नाम समुद्र प्रचेत जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जीएसएल के द्वारा। अब जीएसएल क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, यही आपसे पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये और इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है आईसीजी के लिए। अब इस वेसल की बात करें तो इस वेसल में 72% इंडिजीनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से जो है इसमें जो भी मटेरियल है वो भारत का ही रखा गया है 72%। अब इसने प्रमोट किया है नेशनल कैपेबिलिटी को, साथ ही साथ एमएसएमई एंगेजमेंट को, साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है और स्किल का एनहांसमेंट भी हुआ है। अब ये जो इसका पर्पस है, इसे लाया क्यों गया है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप देखेंगे कि जो समुद्र में ऑयल स्पिल्स की घटना काफ़ी ज़्यादा होते रहती है। ऑयल स्पिल मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा, किसी दिन न्यूज़ में आता है तो। लेकिन अभी सिर्फ़ इतना बता दूँ कि जैसे जो भी तेल ले जाने वाली जो कच्चा तेल ले जाने वाली जो टैंकर्स होती हैं, उसमें से जब ऑयल का लीकेज होके वो समुद्र में गिर जाते हैं या फिर तेल सहित अगर कोई जहाज़ पलट जाता है समुद्र में, तो और वहाँ पर ऑयल का स्प्रेड हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है ऑयल स्पिल की घटना। बस अभी इतने ही याद रखिए। तो अब ये प्रोवाइड करेगा क्विक और इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑयल स्पिल कहीं पर भी इंडिया में होगा। इंडिया के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव ज़ोन में होगा होगा तो वहीं पर ये जाएगा। अब आइए जान लीजिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन प्रिस्क्राइब किया गया था 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के द्वारा। ये क्या होता है? तो एक एरिया होता है कोस्टल वाटर का और सीबेड का, एक सर्टेन डिस्टेंस में, जो कंट्री के कोस्ट लाइन को दर्शाता है। अब अगर इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया का अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक को एक्सटेंड करता है। अब आईसीजी न्यूज़ में है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के भी बारे में अब जान लीजिए। तो इसका जो फाउंडेशन है 1 फरवरी 1977 को हुआ था। क्योंकि अब ये न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जा सकता है 1 फरवरी 1977 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब याद रखना है आपको कि जो आईसीजी है, इसका मोटो क्या है? तो मोटो है वयम् रक्षाम यानी कि वी प्रोटेक्ट। याद रखिएगा वी प्रोटेक्ट या वयम् रक्षाम इसका मोटो है। वहीं अगर इसके डीजी की बात करें तो परामेश शिवामणि है। परामेश शिवामणि जी का नाम अब याद रखिएगा परावेश शिवामणि। अब ये डीजी हैं कहाँ के? तो ये डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। आईसीजी डे की बात करें तो ये भी सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको 1 फरवरी को मनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं अपना अगला करंट अफ़ेयर जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। अब वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है रेज़िलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया। ये वर्ल्ड बैंक ने महुआ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया है और महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भारत सरकार की एक मंत्रालय है और इसके जो मिनिस्टर हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अब आइए रिपोर्ट को जान लेते हैं कि रिपोर्ट में कहा क्या गया है। तो अर्बन पॉपुलेशन 2020 से 2050 तक 480 मिलियन से बढ़ के 951 मिलियन होने का एस्टीमेट है। मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस की डिमांड है जो अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसके लिए रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिटीज़ को 2050 तक $2.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना होगा रेजिलियंसी और लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ये इन्वेस्टमेंट $10.9 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है 2070 तक अगर ग्रोथ रेट मॉडरेट रहा तब। अब क्लाइमेट रिस्क और इकोनॉमिक लॉसेस की भी जानकारी आपको दे दें कि अर्बन फ्लडिंग से हर साल टॉक्सिक लॉसेस जो है $4 बिलियन आज $5 बिलियन 2030 और $30 बिलियन 2070 तक जा सकता है अगर एक्शन नहीं लिया गया तो। और साथ ही साथ हीट वेव्स और अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की वजह से टेम्परेचर सिटी सेंटर्स में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा 2050 तक।
तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड जो डेथ होंगे वो 1,30,000 से अधिक हो जाएँगे। तो याद रखिएगा ये आंकड़े तो आपको याद नहीं रखना है पर आप सोच के देखिए कि कितना खतरनाक है ये। अब अगर अच्छे रिकमेंडेशन या मेन रिकमेंडेशन की बात करें तो क्या है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी पड़ेगी यानी स्टॉर्म वाटर रेगुलेशन, ग्रीन कूल रूफ्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉय करना होगा। वहीं फ्लड रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रेजिलिएंट हाउसिंग, मॉडर्न सॉलिड वेस्ट सिस्टम जैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट फंडिंग करेंटली 5% तक है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। फेडरल, स्टेट और म्युनिसिपल लेवल के बीच कोऑर्डिनेशन और क्लाइमेट लिंक्ड फिस्कल ट्रांसफर इंश्योर करना होगा। अब कौन-सा सिटीज़ है जो ऑलरेडी लीड कर रहा है, तो अहमदाबाद है, कोलकाता, इंदौर और चेन्नई में है। तो अब अगर आखिरी लाइन बताऊँ कि आपको इससे पूछा क्या जाएगा, तो इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन डबल होने वाला है 2050 तक, जिसकी वजह से क्लाइमेट रिस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $2.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट की ज़रूरत है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज़ में। और अगर टाइमली एक्शन लिया गया तो जो फ्लड लॉस होगा $30 बिलियन का 2070 तक उसको अवॉइड किया जा सकता है और 1,30,000 जानें बचाई जा सकती हैं। रखिएगा सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक और महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो उस रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरट सिटी इन इंडिया। ये आपको वन लाइनर में पूछा जाएगा। और जो रिपोर्ट है वो 24 इंडियन सिटीज़ के बारे में बताई गई है। यह ज़्यादातर फ़ोकस चेन्नई, इंदौर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, सूरत और त्रिवेंद्रमपुरम पे किया जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक से संबंधित मैंने कई बार आपको लिखा रखा है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई है। जुलाई 1944 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके फाउंडर हैं जे किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट और सीएफओ का नाम है अंशुला खान। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर चौथा एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब याद रखिएगा कि नई दिल्ली भारत मंडपम में चौथा एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का होगा। अब जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली संस्था कौन-सी है? तो ज़ाहिर-सी बात है इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन-सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर कौन है? तो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं स्मार्ट एंड हैंडसम हमारे चिराग पासवान साहब। तो चिराग पासवान याद रखिएगा इनका ये मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग के। अब इस वर्ष की थीम क्या है? तो यहीं लिखा हुआ है आपको प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी ये बात याद रखना है। ये इस वर्ष की थीम है आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि थीम क्या होता है? अब ये इवेंट जो है वो साथ-साथ स्टेक होल्डर्स, इनोवेटर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को लाएगा साथ में ताकि आइडिया को शेयर किया जा सके, इनोवेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस किया जा सके। अब आइए देखते हैं इसरो और एनआईओटी न्यूज़ में है। तो देखिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके चेयरमैन वी नारायणन हैं। अब इसने एमओयू किया है एनआईओटी के साथ। अब एनआईओटी क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई की बात की जा रही है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज़ के अंदर काम करता है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, याद रखिएगा और इसके जो एजेंसी के एग्ज़ीक्यूटिव हैं, उनका नाम है तुमाला श्रीनिवास कुमार। तो इसरो का तो मैं कई बार लिखा चुका हूँ, एनआईओटी का भी मैं लिखा देता हूँ। तो इनका इसकी जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। ये आप लिख लेंगे क्योंकि मैंने इसे कई कई बार नहीं लिखाया है, तो फॉर्मेशन 1993 में हो गया। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर होगा? तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। वहीं इसके हेड का नाम है तुमाला कुमार, याद रखिएगा तुमाला से आपको याद आ जाएगा, तो तुमाला श्रीनिवास कुमार। आप इसको अब नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है ये। तो अब इसरो ने साइन किया है एमओयू एनआईओटी के साथ। किसके लिए? तो अब ये लोग डेवलप करेंगे मत्स्य 6000 को। अब मत्स्य 6000 क्या है? तो एक ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल है जो समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर तक जाएगा। उससे क्या फ़ायदा है? तो समुद्र के अंदर की गहराई में हम रिसर्च ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे, इसीलिए ये डेवलप किया जा रहा है। इसमें ह्यूमन्स बैठकर जाएँगे। 6 किलोमीटर तक अंदर जाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर्स की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स और कैजुअल्टी हो जाती है, आप देखे होंगे। तो अब इतनी बातें याद रखिएगा। अब जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, अब ये क्या डेवलप करेगा मत्स्य 6000 में? तो ये डिज़ाइन और मटेरियल डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर पासपोर्ट से संबंधित है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ भी किया जाता है हेनले के द्वारा ही। और इसे कंपाइल किया जाता है, डेटा लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, तो वो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही ये पूछा जाएगा कि कौन संस्था रिलीज़ करता है। सीधे ही आपसे एक सवाल बनेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप कंट्री कौन है? तो उसका नाम है सिंगापुर। वहीं इंडिया की रैंक 77 है जो 2024 में 85 थी, यानी कि भारत ने 8 स्पॉट गेन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब भारत को जो है वीज़ा फ्री एक्सेस कितने कंट्रीज़ में मिलेगा? तो 59 कंट्रीज़ में मिलेगा। वहीं लास्ट स्थान अफ़गानिस्तान को दिया गया है। तो अब आइए जान लीजिए सिंगापुर न्यूज़ में है, तो सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर।
और वहीं यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अब आपको बता दें कि यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में थे, क्योंकि ये इंडिया के विज़िट पर भी थे, तो थरमन शंमुगारत्नम मैंने लिखा रखा है और साथ ही साथ पीएम लॉरेंस वुंग हैं। अब आइए देख लेते हैं ऑबिचुअरी सेक्शन से संबंधित, जहाँ पर ओजी ऑसबॉर्न का नाम इम्पोर्टेंट हो गया है, याद रखिएगा इनकी मृत्यु हो गई है 76 साल में। अब ये कौन थे? तो ये एक सिंगर थे, ठीक है? और इनका जो डेब्यूट एल्बम था, उनका नाम था ब्लैक सबाथ, याद रखिएगा ब्लैक सबाथ इनका डेब्यूट एल्बम था, स्टेज पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर दिव्या देशमुख न्यूज़ में है। अब ये पहली इंडियन है जिन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँची हैं। मात्र 19 साल की ये हैं। याद रखिएगा 19 साल की दिव्या देशमुख ने पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँचा है। इन्होंने सेमीफाइनल में हराया था तान झोंगई को, जो चाइना की रहने वाली हैं और वो भी एक फॉर्मर चैंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन, तो याद रखिएगा। अब ये फाइनल जीती नहीं है, फाइनल में पहली बनी है, 19 साल की हैं, जो फाइनल में पहुँच गई फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब फिडे क्या है? तो फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डेस इसीज़, और इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोल सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मेशन है वो 20 जुलाई 1924 को किया गया था और वहीं इसका हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं आर्काडी बोरकोविच, ये नाम भी याद रखिएगा अब आप। अब आइए देखिए विक्रमादित्य न्यूज़ में हैं। अब इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है विक्रमादित्य चौफला। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, जान लीजिए कि अब ये रैकेथलॉन चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड रैकेथलॉन चैंपियनशिप है, उसमें इंडिया की तरफ से ये मेज़बानी करने वाले हैं। अब ये चैंपियनशिप होने वाला कहाँ पर है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा आपका रॉटरडैम में। अब रॉटरडैम कहाँ स्थित है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में स्थित है। काफ़ी खूबसूरत जगह है रॉटरडैम, नीदरलैंड में होगा और यही भाई साहब हैं जो विक्रमादित्य हैं। यही अब लीड करेंगे इंडिया को। तो अब बता दें कि रैकेट-लॉन का मतलब क्या होता है? तो ये एक मल्टी रैकेट स्पोर्ट्स है, जिसमें कि आपको टेबल टेनिस इंक्लूडेड है। टेबल टेनिस के साथ-साथ आपको इसमें बैडमिंटन इंक्लूडेड है, यानी जिसमें भी रैकेट का यूज़ किया जाता है, उनको कंबाइन करके इसको रैकेट-लॉन बोला जाता है। और साथ ही साथ स्क्वैश और टेनिस मिलाकर ये बनता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको बता दें कि ये भाई साहब को क्यों चुना गया है? तो ये एक सिल्वर मेडलिस्ट थे और ये कब जीता था इन्होंने? तो 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, तो इसीलिए इनको कप्तानी दी गई है। तो और एक बात याद कर लीजिएगा, जो आखिरी न्यूज़ है आपका, इनकम टैक्स डे भी मनाया जाता है। तो इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे परीक्षाओं में डेज़, इम्पोर्टेंट डेज़ में पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है, 166 साल से मनाया जा रहा है, क्योंकि पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। अब सर जेम्स विल्सन कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ज़ाहिर-सी बात है 1860 का समय है तो ब्रिटिश ही रहे होंगे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो इतनी बात याद रखिएगा। और इनकम टैक्स एक्ट 1922 को रिप्लेस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, जो अब चला आ रहा है। तो अब हमारे यहाँ पर, यानी इंडिया की बात करें तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा है और इनकम टैक्स बिल 2025 में टेबल किया गया था, ताकि जो 1961 का एक्ट है उसको रिप्लेस किया जा सके। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें जो डिटेल में थी, लेकिन आपको सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थी आपको 25 जुलाई के करंट अफ़ेयर, जो आपके सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जाता या फिर पूछा जा सकता है आने वाले परीक्षाओं में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।